So in this video, we are going to discuss and learn the concept of modern Indian history. जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आप सभी को पता है कि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो आपके एफकेट और सीजी कैट एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो यूरोपियंस आए थे उनका आगमन कैसे हुआ था, कैसे वो आए थे। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी है इस चीज़ के बारे में। देखो, जो हमारी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1498 में भारत में आती है। वास्को ड गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जो कि भारत के अंदर आते हैं और वो भारत में कलिकट जो हमारा पोर्ट है वहाँ पर ये लैंड करते हैं, यहाँ पर ये पहुँचते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये पूछी जा चुकी है, ये आपका पीवाईक्यू है तो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ना, ये हमारे फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर होते हैं इंडिया के। तो यहाँ से इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हो। क्या पढ़ा आपने कि वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच द इंडिया एट कलिकट इन 1498। फिर क्या आता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर जो कि इंडिया के अंदर रहे थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये AD 1600 के अंदर भारत में आती है। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी जो ओपन करी जाती है वो सूरत में करी जाती है 1613 के अंदर। एंड ये जो इस्टेब्लिशमेंट था इनके फोर्ट का वो कहाँ पर बनाया जाता है, सेंट विलियम, जो कि कोलकाता के अंदर ये फोर्ट जो है वो बनाया जाता है। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर 1700 में इन्होंने बनाया था और सूरत के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो खोली थी 1613 में। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। पुलिकट वॉज द मेन सेंटर ऑफ द ट्रेड जो कि हमारे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिफीट कर दिए जाते हैं बाय द ब्रिटिश ट्रूप इन द बैटल ऑफ बेदारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बैटल ऑफ बेदारा था वो किन दो लोगों के बीच में लड़ा था, कब लड़ा गया था। तो 1759 में लड़ा गया था। एंड द टू पर्सन जिनके अंदर ये लड़ा गया था, जो टू पार्टी थी वो थी एक हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत में आती है, इस्टेब्लिश करती है अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एट अ ट्राउनकोर। देखो, ट्राउनकोर जो है ये आपका तमिलनाडु में होता है। 1620 में इनकी फैक्ट्री लगती है। श्रीरामपुर बंगाल के अंदर इनकी फैक्ट्री लगती है और इनका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया का वो श्रीरामपुर बंगाल के अंदर ही बनाया जाता है। हम बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये 1664 में आती है और इट वॉज फाउंडेड बाय द कोलबर्ट। तो ध्यान रखेंगे, कोलबर्ट वॉज द पर्सन जिन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाउंडेड करी थी। फर्स्ट फैक्ट्री जो कि स्टैब्लिश करी गई थी वो कहाँ पर करी गई थी, सूरत में करी गई थी 1668 के अंदर। आप देखोगे तो भारत में जो मेन लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों कंपनियों के बीच में, यूरोपियंस पावर के बीच में, उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जो हमारी ब्रिटिश इंडिया की फैक्ट्री लगी थी उन्हीं के बराबर में जो फैक्ट्री है वो फ्रेंच वालों ने भी स्टैब्लिश करने स्टार्ट करी थी। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो मतभेद है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके ये तो जो हमने पढ़ा वो तो पूछे जाते हैं, बट जो हमारे बैटल्स रहे हैं, जो वॉर्स वगैरह रहे हैं, उनके बीच में कौन कौन इन्वॉल्व रहा है, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है 1746 से 1748 के बीच में लड़ी गई थी। इसके अंदर जो हमारे फ्रेंच थे उन्होंने डिफीट कर दिया था नवाब ऑफ कार्नेटिक को, सेंट थॉमस को इस समय लीड कर रहे थे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रेंच थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था मद्रास को। तो जो आपका विजेता है ना उसके बारे में ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वार थे उसके अंदर जीता कौन, तो फ्रेंच जीता। किसको हराया था, तो नवाब ऑफ कार्नेटिक को हरा दिया गया था। आप देखेंगे तो थर्ड कार्नेटिक वार हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब थर्ड कार्नेटिक वार जो होती है इसके अंदर जो बैटल ऑफ बांडी वॉस लड़ा जाता है उसके अंदर जो हमारी फ्रेंच है वो बिल्कुल हार जाती है और इस समय पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं। ये लड़ाई बैंडी वॉस में होती है और इसे बैटल ऑफ बैंडी वॉस में हम कहते हैं।
फिर हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी को। देखो बैटल ऑफ प्लासी आपकी 1757 में लड़ी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लड़ाई होती है, जिसके अंदर जो हमारे सिराजुद्दौला हैं और रॉबर्ट क्लाइव हैं इनके बीच में लड़ाई होती है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है बंगाल को, क्योंकि सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं कि जो मीर जाफर है उसको पपेट नवाब बना करके बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा उस समय पर एक ही प्रोविंस हुआ करते थे और इन सब का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अब मीर जाफर को आ गई, जो कि एक पपेट था किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो बैटल ऑफ प्लासी आपको ध्यान रखना है, ये पहला ऐसा डायरेक्ट बैटल था जिसमें कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सत्ता को कहीं ना कहीं अपने थ्रू अब आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब आगे आप पढ़ोगे तो आता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता है और ये होता है आपका 1764 में। जो बैटल ऑफ बक्सर होता है इसके अंदर जो मीर कासिम है, सिराजुद्दौला है और शाह आलम है, इनकी कंबाइंड फोर्स जो है वो लड़ाई लड़ती है किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। बट रॉबर्ट क्लाइव अगेन यहाँ पर विक्ट्री हो जाती है उसकी, और यहाँ पर आप देखोगे तो इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हर्जाना लगा करके इनके पैसे भी ले लिए जाते हैं। आप देखेंगे तो डुअल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी जाती है बंगाल के अंदर। तो इस लड़ाई से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला तो ये कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो लड़ी किसके बीच में गई थी, तो जो फ्रेंच हो गए और इंग्लिश हो गए इनके बीच में लड़ी गई थी। एंड जो फ्रेंच थे उन्होंने इसके अंदर विक्ट्री जो है वो हासिल करी थी। थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जो बैटल ऑफ बंडीवास है वो किस बैटल से मतलब रिलेटेड है, तो आप बताएंगे वो थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो हमारे फ्रेंच थे उनको हरा करके भारत से बाहर कर दिया था। फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी, जहां पर पहली बार जो हमारे सत्ता है वो क्या हो गई, अंग्रेजों के हाथों में आ गई और इन्होंने बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो राज कर रहे सिराजुद्दौला है उनको हटा दिया और उसके जगह पर अपना एक पपेट नवाब जिसको बोलते हैं मीर जाफर उसको बना दिया। फिर आती है बैटल ऑफ प्लासी की डेट आपसे पूछी गई है, तो ये आपका पीवाईक्यू है, इसको याद रखेंगे। एंड इसके अलावा जो बैटल ऑफ बक्सर है इसकी भी डेट पूछी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बैटल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर जो हैदर अली है वो डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश आर्मी को। इस चीज़ के बारे में आप याद रखिएगा कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट, आप बोलेगा कि जो ब्रिटिश आर्मी हारी है ना किसी इंडियन से, तो वो पर्सन कौन है, हैदर अली है। तो हैदर अली ने पहली और आखिरी बार आप ये बोल सकते हो कि जो हैदर अली है उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराया था किस वॉर में, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जहां पर हैदर अली क्या होते हैं, जीत जाते हैं और वो डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश आर्मी की। आई होप इतने सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। देखो अब जो सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट अभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो टीपू सुल्तान है ना उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी जो टेरिटरी है वो डिवाइड कर दी जाती है अमंग द ब्रिटिश एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको ये भी एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है दे वर द फर्स्ट पर्सन या दे वर द फर्स्ट पावर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। ठीक है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उसके अंदर टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। एंड टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो अंग्रेज हैं उनका सोल अथॉरिटी हो जाता है किसके ऊपर, जो मैसूर है उसके ऊपर, और मैसूर के जो शासन है उसको ब्रिटिश और निज़ाम ऑफ हैदराबाद में बांट दिया जाता है। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। फिर आप बात करते हो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। देखो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये लड़ा गया था बिटवीन द लॉर्ड हास्टिंग एंड पेशवा बाजीराव टू। यहाँ पर जो पेशवा थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया, यानी कि उनको थ्रोन से हटा दिया गया था। फिर आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है कि यहाँ पर राजा दिलीप सिंह जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ किंग, और सर हेनरी लॉरेंस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए सिख के कोर्ट में एक रेजेंट की तरह। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको मैंने बता दी। देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हर चीज़ हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्या सेट किया होगा और क्या नहीं किया होगा। इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब नहीं भी पूछी है उसको भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप उसको याद रखें कि अगर पूछा जाए तो आपसे ऐसा ना हो कि वो चीज़ मिस हो जाए और आप उसका करेक्ट जवाब ना दे पाए।
अब देखो हम पढ़ते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, यानी कि 1857 की क्रांति को। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कौन सा लीडर किस रीजन से एसोसिएटेड है, इसी तरीके के क्वेश्चन खूब सारे पीवाईक्यू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले हम पढ़ते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो फर्स्ट हमारी वॉर होती है ना इंडियन इंडिपेंडेंस की, उस वॉर को हम क्या कहते हैं। तो उस वॉर को हम क्या कहते हैं, ये कैसे याद करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब याद हम रखते हैं कि ये जो हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, स्टार्ट कब से हुई, तो 10 मई 1857 को ये स्टार्ट होती है। कब होती है, जब सिपाही ऑफ 3rd नेटिव रेजिमेंट ऑफ मेरठ रेज द क्राई ऑफ दिल्ली चलो, यानी कि जो मेरठ के हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या करा, दिल्ली चलो का नारा दिया, और कहीं ना कहीं जो उस समय के अंग्रेज थे उनके खिलाफ हो गए, तब जाकर के ये हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो हमारे सिपाही थे, बागी सिपाही, दे मूव टू द दिल्ली वेयर बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर वॉज डिक्लेयर एज द लीडर ऑफ रिवोल्ट, यानी कि इस रिवोल्ट का जो लीडर है वो बहादुर शाह जफर को चुना गया, जो कि हमारे लास्ट मुगल एम्परर भी रहे थे। तो इनको क्या किया गया, इसका लीडर चुना गया। ही वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ शहनशाह हिंदुस्तान। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो शहनशाह हिंदुस्तान है, ये टाइटल किसको दिया गया, तो बहादुर शाह जफर को दिया गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा रीजन है, किस लीडर से एसोसिएटेड है, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ रिवोल्ट कौन है और उनके लीडर कौन है। जैसे कि दिल्ली का जो लीडर है वो कौन है, बहादुर शाह जफर एंड वक्त खान। ये कौन थे, इनके कमांडर हुआ करते थे। तो याद आप कैसे रखेंगे कि जो दिल्ली है वहाँ से रिलेटेड है हमारे बहादुर शाह जफर और वक्त खान, कानपुर से रिलेटेड है नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ से रिलेटेड है बेगम हजरत महल, झांसी से रिलेटेड है रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से रिलेटेड है लियाकत अली, और फैजाबाद से रिलेटेड है हमारे मौलवी अहमदुल्ला। तो इन लोगों के नाम जो है हमें याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। अब आते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कौन सा रिफॉर्म है वो किस लीडर ने लाया था और किस चीज़ से वो रिलेटेड था। तो उसके फाउंडर से और उसके आइडियाज से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, देखो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में करी गई थी। तो ब्रह्मो समाज को लाया किसने था, कब लाया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में करी गई थी। राजा राम मोहन रॉय वॉज द पर्सन जिन्होंने ब्रह्मो समाज को लेकर के आया था। अब ब्रह्मो समाज का आइडिया क्या था, तो इसका आइडिया ये था कि ये लोग प्रोपोगेट करेंगे मोनोथिज्म को, यानी कि एक ही भगवान की पूजा करी जाएगी। अपोज किया जाएगा सेक्रीफाइसेस को, यानी कि सेक्रीफाइसेस के नाम पे जो भी चीज़ें समाज में गलती से हो रही थी उनको बंद किया जाएगा। आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशन को क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा, और सती प्रथा को भी बैन किया जाएगा। ऐसी बात को लेकर के, ऐसी विचारधारा के साथ हमारे ब्रह्मो समाज को लेकर के आने वाले थे राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1828 में आए थे। सेकेंड होता है यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि आता है 1826 से लेकर के 1831 में, और इसको लाने वाले कौन होते हैं, तो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो जो हैं ये पर्सन होते हैं जो इसे लेकर के आते हैं। ये जो आपका बनारस का एक कॉलेज होता है उसके अंदर ये टीचर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं हिंदी के, इन्हीं के द्वारा ये चीज़ लाई जाती है, और ये अपोज करते हैं द वॉइसेस इन द सोसाइटी इन बिलीफ इन ट्रूथ फ्रीडम एंड राइट। तो इस चीज़ को ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और इन चीज़ों पर विश्वास करते हुए यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको याद रखेंगे कि डेरिजियो ने इसको लाया था। फिर आती है वहाबी मूवमेंट। देखो वहाबी मूवमेंट जो है ये रोहेलखंड के अंदर आया था। कब आया था, 1820 में। इसको लाने वाले कौन थे, तो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि सैयद अहमद ऑफ राय बरेली ने क्या लाया था, वहाबी मूवमेंट लाया था। क्यों लाया था, क्योंकि ये पॉपुलराइज करना चाहते थे द टीचिंग ऑफ वलीवा, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन द रिलीजन। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं भी होती तो ये तो कम से कम याद होना चाहिए कि ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन, तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, देन यू विल नो दैट कि देयर इज द राजा राम मोहन रॉय हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यंग बंगाल मूवमेंट देन यू विल से हियर द डेरोजियो वाज द पर्सन हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वहाबी मूवमेंट देन यू विल से कि सर सैयद अहमद ऑफ राय बरेली वाज द पर्सन हु फाउंडेड द वहाबी मूवमेंट।
इतनी चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए। बाकी और भी हमारे रिफॉर्मर और उनके फाउंडेशन के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जैसे कि प्रार्थना समाज, देखो प्रार्थना समाज ये आपका पीवाईक्यू है, पूछा भी गया है। यहाँ पर भी जो नीचे थे ना वो भी पीवाईक्यू थे, ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं रहा तो पीवाईक्यू नहीं है, वो पूछा गया है। प्रार्थना समाज 1867 बम्बे, आत्माराम पांडुरंगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ से आप याद कर लेंगे। फिर आती है आर्य समाज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, हर शिफ्ट के अंदर पूछी जाती है, ये हर शिफ्ट के तो अंदर नहीं लेकिन कई शिफ्ट के अंदर ये पूछी जाती है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयाराम सरस्वती ने करी थी। इनका ओरिजिनल नेम भी एक बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है मूल शंकर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पीछे जाते हैं। अब आप देखोगे तो दयाराम सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, उस स्लोगन को याद कर लेना। उन्होंने कहा था गो बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटो। ये नारा किसका था? दयाराम सरस्वती का था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इन्होंने सेम चीज़ यही कही थी कि आइडोलेट्री को बंद करो, ब्राह्मण की सुपरमेसी खत्म करो, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही थी। अब आते हैं द थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर। इसकी स्थापना किसने करी? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? देन यू विल से हियर कि मैडम एच.पी. ब्लावस्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकुट वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या करा था, इसको फाउंडर्स किया था, इसकी फाउंडेशन करी थी। 1875 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि अपने भारत के जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे कैसे चीज़ें चली हैं। देखो अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब भी आप बात करोगे तो आपको सोचना होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे भारत के अंदर करी गई ताकि हमें आज़ादी मिले। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहली मूवमेंट जो आप देखोगे वो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनना। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, इसको फॉर्म किया गया था इन 1885, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पीवाईक्यू है, तो ध्यान भी रखेंगे कि एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई। फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, यानी कि जो हमारे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हैं उन्होंने इसे प्रिसाइड किया था। और जो हमारी कॉलेज का नाम है वो क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहीं पर इसकी पहली मीटिंग जो है वो हेल्ड करी गई 1885 में। जो हमारे एओ ह्यूम हैं उनके द्वारा क्या किया गया? कांग्रेस की स्थापना करी गई। अब यहाँ से आप देखोगे तो कांग्रेस की स्थापना हो गई, बट कांग्रेस के अंदर दो तरीके के गुट बनने स्टार्ट हो गए। एक को हम बोलते हैं नरम दल, एक को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट और एक को बोलते हैं मॉडरेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है ना वो अलग होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होता है ना वो केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 के अंदर हुआ था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है, कि किसने अनाउंस किया था जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल है? तो उसका नाम है हमारा लॉर्ड कर्जन। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कांग्रेस लीडर है ना एंड जो नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल फॉर्मली हैं वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं इस पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक स्वदेशी कॉल इन 1905। तो पूछा जाता है कि जो स्वदेशी कॉल लिया गया था 1905 में वो किस सेशन में लिया गया था? तो उसका जवाब होगा बनारस सेशन। बनारस सेशन जो कि 1905 में हुआ था, वहीं पर हमने स्वदेशी के लिए कॉल जो है वो लिया था। लाला लाजपत राय टुक द मूवमेंट टू पंजाब। देयर वॉज बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पिक्टिंग ऑफ शॉप एंड सेलिंग लिकर। याद रखिएगा इस चीज़ को कि लाला लाजपत राय किस रीजन से जुड़े हुए हैं? इन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं। तो पंजाब से ये जुड़े हुए हैं और पंजाब में इन्होंने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया था। फिर आप पढ़ोगे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कंपोज किया था उस समय पर अमार सोनार बांग्ला। और ये अमार सोनार बांग्ला जो है आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो इसको लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और लिखा कब गया था? उसी समय पर जब बंगाल में पार्टीशन हो रहा था, तो उसी समय पर यह चीज़ लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में और सूरत स्प्लिट के बारे में। देखो मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट क्या है? देखो मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? तो नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका में इन्होंने क्या किया था? स्टैब्लिश किया था मुस्लिम लीग को। तो नवाब सलीमुल्लाह वाज द पर्सन हु स्टैब्लिश द मुस्लिम लीग इन ढाका, जो कि अभी हम क्या बोलते हैं? ढाका बोलते हैं। उस समय पर उसे डका बोला जाता था। इन सूरत अगर आप देखोगे तो सेशन जो हुआ 1907 का, कांग्रेस स्प्लिट गॉट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो
जो आपका सूरत स्प्लिट है ना, इसी चीज़ को हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो दो विंग में बढ़ जाती है, एक को मॉडरेट कहते हैं और एक को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इन विच सेशन जो आपकी कांग्रेस है वो स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इन टू ग्रुप्स, देन यू विल सी हियर कि इन सूरत सेशन हु वॉज हेल्ड इन 1907, उस सेशन के अंदर हमारी जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपसे नाम पूछे जाते हैं कि हु वॉज द लीडर ऑफ मॉडरेट एंड हु वॉज द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडरेट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे कौन। तो मॉडरेट वर लेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। जो हमारे मॉडरेट थे ना वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा क्या किए जाते थे, लेड किए जाते थे। हु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, देन यू विल से हियर कि ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, और यही क्या करते हैं, मॉडरेट्स को लीड करते हैं। जब आप बात करते हो एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें हम बाल कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल जिन्हें हम पाल कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज इंडियन अनरेस्ट एंड फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। तो ये दोनों टैग आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है, तो वो हमारे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें आप कैसे याद करते हो, आप इन्हें याद करते हो बाल, पाल और लाल से, ठीक है, बाल, पाल और लाल से याद रखते हो। ये हमारे कौन से लीडर हैं, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जिसमें आप बिपिन चंद्र पाल को बाल गंगाधर तिलक को आप इंडियन अनरेस्ट का फादर भी कहते हो और रिवोल्यूशनरीज आइडिया का भी फादर कहते हो। तो ये चीज़ आप याद रखना। ये किससे एसोसिएटेड है, मैं लिख देता हूँ इधर किनारे ताकि आपको याद रहे। तो ये एसोसिएटेड है आपके बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगा तिलक में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इन्हीं के साथ ये दोनों हमारे टैग जो हैं वो एसोसिएटेड है। अब आते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था इसके ऊपर, और ये क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं और पढ़ते हैं। देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म की डेट पूछ ली जाती है, कब आया था, 1909 में आया था। द रिफॉर्म इन्वेस्टिगेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी कि ये जो हमारे रिफॉर्म थी ना, इसने क्या करा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि इसने जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो वो भारत में लाने का काम किया, बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, ठीक है, मतलब किसी भी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के बावजूद के अलावा इसने क्या करा, सिर्फ एक चीज करा कि इसने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लेकर के आ गया। नाम क्या है इस एक्ट का, इस रूल का, वो है मोरले मिंटो रिफॉर्म। अब देखो जो आपका लॉर्ड मिंटो था ना, कैम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है उसे किसे कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टू द लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है कि ये हमारा कम्युनल जो हमारे इलेक्टोरेट रहे थे ना, इलेक्टोरेट उसके ये क्या हुआ करते थे, हमारे फादर हुआ करते थे। कौन, लॉर्ड मिंटो। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा है होम रूल मूवमेंट की। देखो होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इट वाज स्टार्टेड बाय द तिलक ऑन 28 अप्रैल 1960 एंड एनी बसेंट इन सितंबर 1916। तो पूछा जाता है किसने पहले स्टार्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन का अगर जवाब आपसे पूछा जाए कि होम रूल मूवमेंट, हम कई बार पढ़ लेते हैं कि होम रूल मूवमेंट जो है वो हमारे एनी बसेंट ने स्टार्ट किया था, बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एनी बसेंट इट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय द तिलक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें अपना स्वराज चाहिए, यानी कि हम सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे हैं, स्वराज की हम बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आई नो कि अब आप क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि जो होम रूल मूवमेंट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था 28 अप्रैल को। इसके बाद एनी बसेंट ने इसे स्टार्ट किया 1916 में। अब देखो गांधी अराइवल्स इन इंडिया, अभी तक आप देखोगे 1916 आने को हो गया, गांधी जी अभी तक भारत में नहीं आए थे। बट इन 1915 गांधी जी अराइव्ड इन बॉम्बे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कितने तारीख को आए थे, 9 जनवरी को आए थे, जिस दिन हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। इन 1960 ही फाउंडेड साबरमती आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात। तो वो जब वापस लौट कर आते हैं साबरमती आश्रम खोलते हैं साबरमती रिवर के किनारे, कब, 1916 में, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ही लेड द 3 मेजर स्ट्रगल, इन्होंने 3 मेजर स्ट्रगल जो है उसको लेड किया, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वॉज
चंपारण सत्याग्रह, सेकेंड वॉज अहमदाबाद सत्याग्रह एंड थर्ड वॉज खेड़ा सत्याग्रह। अब चंपारण के अंदर क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह को हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी, then you will say here the Champaran Satyagraha was the first civil disobedience movement that was started by the Gandhi ji। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था एंड ही रीएड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स ऑफ चंपारण, यानी कि जो आपके चंपारण के इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके बारे में उनके जो ग्रीवेंसेस थे उनको कहीं ना कहीं इसमें रीएड्रेसल करा गया था। चंपारण जो कि बिहार के अंदर एक शहर है, एक ज़िला है, वहीं पर ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम, जो तीन कठिया सिस्टम था उसके खिलाफ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। जब आप बात करते हो अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो महात्मा गांधी का इसमें सपोर्ट था टू द वर्कर अगेंस्ट द मिल ओनर्स एज वर्कर डिमांडेड इंक्रीज इन वेजेस। इट वॉज गांधी जी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था जो कि अहमदाबाद सत्याग्रह के अंदर देखा गया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बाद में जो हमारे मिल वर्कर्स थे जो अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे, उनकी वेजेस बढ़ा दी गई थी बाय द कंपनी, बाय द मिल्स। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह को। जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है, ही सपोर्टेड एंड कॉज द peasant for the remission of revenue demand due to the crop failure. It was first non cooperation movement। तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ी गांधी जी के बारे में। सबसे पहली चीज क्या थी, चंपारण सत्याग्रह के बारे में थी, और चंपारण सत्याग्रह को हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह को हम फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहते हैं और खेड़ा सत्याग्रह को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था और गांधी जी ने ये कहा कि फसल नहीं हुई है तो आप क्या नहीं करोगे, किसी भी किसान से अपना रेवेन्यू नहीं मांगोगे क्योंकि उनकी फसल ही नहीं हुई है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि स्टार्ट किया गया गांधी जी का, वो कौन था खेड़ा सत्याग्रह था। तो ये जो तीनों मोमेंट हैं आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब आते हैं रोलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, इसे हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। जो हमारा रोलेट एक्ट है 1919 में ये आया था और इसी टाइम पर आपको जलियांवाला कांड भी देखने को मिलता है। तो क्या है ये, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इन 1919 मतलब 1919 में होता क्या है कि सेडिशन कमेटी हेडेड बाय द जस्टिस रोलेट लेड टू बी द रिवोल्ट एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट गेव unbridled power to the government to arrest and imprison suspect without trials, hence demanded as a black act। मतलब कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अगर तुम्हें किसी पर भी शक है ना, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के, तुम क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो और उससे पूछताछ कर सकते हो। तो इसमें क्या किया गया, बेसिकली एक ओपन हैंड दे दिया गया किसको, जो हमारे ब्रिटिश पावर थी उनको, कि आपको जो मर्जी आए आप करो, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरीके के एक्ट को हम देखते हैं रोलेट एक्ट के अंदर। और इसी एक्ट के खिलाफ कई लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जिनके नाम अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनके लिए वहां पर शांति प्रिय, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल किते चिल्लू हो गए, डॉक्टर सत्यपाल एंड किते चिल्लू, इनको क्या किया जा रहा था उस टाइम पर, इनके गिरफ्तारी के अगेंस्ट में जाकर के ना प्रोटेस्ट किए जा रहे थे जलियांवाला बाग में, जो कि एक पार्क है। बट वहां पर क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था, और उस दिन मेला जो है वो लगा हुआ था इस जलियांवाले बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर है। वहां लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैसाखी सेलिब्रेशन में गए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जनरल डायर जो आता है वो आता है, गेट को बंद कराता है और ओपन फायरिंग का आदेश दे करके जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर गोली चलवा देता है। अब न केवल जो आपके प्रोटेस्टर थे बल्कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जो लोग मेला देखने गए थे, बहुत सारे लोगों की इसमें जो जान है वो चली जाती है। इसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह क्या करते हैं, जनरल डायर की मर्डर कर देते हैं लंदन में 1940 में। तो यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो ऐसे होता है और इसके क्या क्या परिणाम रहते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं जब डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी हमने इतना जानना था कि जलियांवाला बाग मैसेकर है क्या, क्यों हो रहा था, कहाँ हो रहा था, किसने क्या क्या किया। तो जनरल डायर जिसने गोली चलवाई, इस जनरल डायर को मारने वाले कौन थे, सरदार उधम सिंह जी थे, जिन्होंने इसे मार दिया लंदन 1940 में जाकर के। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किते चिल्लू वॉज द पर्सन जिनके अरेस्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो कि पीसफुली ही हो रहे थे। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 के अंदर आया, ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कोलकाता सेशन जो कि 1920 में हुआ था,
पास द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन या मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन अगस्त 1920। देयर वाज बायकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, कोर्ट, सरेंडर ऑफ द टाइटल एंड एक्सेट्रा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता सेशन 1920 याद रखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च होता है, गांधी जी कहते हैं कि भैया जो भी लोग स्कूलों में पढ़ रहे हो वो कॉपरेट मत करो, स्कूल छोड़ दो। जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हो कॉलेज छोड़ दो। जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो कोर्ट छोड़ दो। जो अपने अपने टाइटल्स जो अंग्रेजों ने दे रखे हैं उनको आप सरेंडर कर दो। आप देखोगे जो जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने जो अपने प्रैक्टिसिंग छोड़ी थी ना, वो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर करी थी और उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट दिखाते हुए वो जो अपने प्रैक्टिसेस है वो छोड़ दी थी। फिर आप देखोगे कि लोकल पुलिस स्टेशन वाज पुट ऑन फायर बाय अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीजेंट नोन एज चौरी चौरा इंसिडेंट। अब देखो गांधी जी ने 1920 में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट तो करा। गांधी जी ने कह रखा था कि भैया हम आपका साथ तभी देंगे जब आप पीसफुली हमारे साथ प्रोटेस्ट करोगे, अहिंसा के साथ आप रहोगे, नॉन वायलेंस के साथ रहोगे। लेकिन होता क्या है कि चौरी चौरा के अंदर गोरखपुर के पास एक जगह है, वहां पर कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, किसानों को रोकते हैं। किसान क्या करते हैं, उन पुलिस वालों को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से लगभग 22 पुलिसमैन जो हैं वो उस आग में जल करके मर जाते हैं। ये इंसिडेंस कब होता है, फरवरी में होता है 1922 में। गांधी जी को ये बात पता लगती है और वो अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे कार्ड ऑफ कर देते हैं। कार्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उनके द्वारा कार्ड ऑफ कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी, ये आपको पढ़ना जरूरी था। आपने ये देखा स्टार्ट कैसे हुई, तो कलकत्ता सेशन में इस चीज़ पे बात हुई, गांधी जी ने स्टार्ट करा, लोगों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़े, मैंने नाम भी बताया मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टाइटल्स वगैरह भी सरेंडर कर दिए। जैसे नाइटहुड का टाइटल जो था रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने वापस कर दिया। तो ये सारे टाइटल्स भी वापस हुए एंड इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये जो चीज़ चल रही थी, तो इसके साथ साथ हुआ क्या कि चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर बनती है स्वराज पार्टी एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अब देखो कुछ लोग जो गांधी जी से इत्तेफाक तो रखते थे, बट उनका ये था कि ये इतना अच्छा तो चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर गांधी जी ने कार्ड ऑफ क्यों कर दिया। तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी खुद की अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसके फाउंडेशन करी गई थी बाय द मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एंड एनसी केलकर। ये याद रखेंगे 1923 में बनाई गई थी। नाम पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो वहां पर 3 लोग आते हैं, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एंड एनसी केलकर। और ट्रेन रॉबरी वॉज टू प्लेस एट काकोरी स्टेशन ऑन 9 अगस्त 1925। तो कानपुर के पास काकोरी एक जगह है, वहां पर एक ट्रेन को लूट लिया जाता है जहां पर सामान जा रहे थे अंग्रेजों के। कब लूटा जाता है, तो 9 अगस्त 1925 को लूटा जाता है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम काकोरी इंसिडेंस भी बोलते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। अब ये जो रॉबरी है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, वॉज एक्सिक्यूटेड बाई राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड अदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं एचआरए। तो हमारे कुछ लोग थे एचआरए के, उनके द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, अशफाक उल्ला खान जी के द्वारा क्या किया गया होता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो करी जाती है। अभी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है एचआरए, ये बाद में एचआरएसएस बनेगा, इसको भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रॉबरी जो हुई थी वो किसने करी थी, कौन कौन उसके पार्ट थे। तो याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और जो हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे वो लोग इसमें पार्ट थे। फिर हमने स्वराज पार्टी को देखा, तो वहाँ पर आपके इसके फाउंडर्स वगैरह याद रखने हैं एंड आपको कानपुर काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में ये भी पता होनी चाहिए। अब आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो साइमन कमीशन जो है ना, ये भारत में आता है, क्यों आता है भाई, इसको क्या काम हो गई। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉन साइमन टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। यानी कि भारत के अंदर देखना है कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चाहिए, उस चीज़ों को देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमें सजेस्ट करें। इसके लिए यहाँ पर जॉन साइमन ने एक कंस्टिट्यूट किया था कमेटी, जिसको भारत में भेजा गया था। अब यहाँ पर आपको पता लगता है कि इंडियन लीडर्स अपोज द कमीशन एज ऑल द मेंबर्स वर वाइट एंड पास्ड रेजोल्यूशंस इन मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी अंडर द एम.ए. अंसारी टू बायकॉट दिस। होता क्या है, होता ये है कि जो हमारे इंडियन लीडर थे ना,
उन्होंने इस चीज़ का अपोज करा, कहा भैया हमारे देश के लिए कानून बनाना है, आप इंडिया के लिए ही कानून बनाना चाहते हो, बट उस कानून को बनाने के लिए किसी इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी इंडियंस की भूमिका नहीं है। तो ऐसे गोरे लोगों से हम अपना कानून नहीं बनवाएंगे। हम चाहते हैं कि हम भी उसका पार्ट हों, तब जाकर के एक अच्छा सजेशन जो है वो सरकार के पास जा सकता है और तब वो हमारे लिए अच्छे कानून बना सकती है। तो इस बात पर एग्रीमेंट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और एम ए अंसारी उस सेशन को लीड कर रहे होते हैं। और ये सेशन कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। और मद्रास के अंदर डिसाइड होता है कि वो साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। तो बायकॉट करना स्टार्ट किया उन्होंने साइमन कमीशन का। कहाँ से किया? तो मद्रास सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको लीड कर रहे थे एम ए अंसारी, उनके द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था। अब यहाँ पर आता है लाहौर सेशन 1929। देखो लाहौर सेशन 1929 से क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो इन दिस सेशन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहने का मतलब ये है कि अब तक जो हमारे साइमन कमीशन भाई साहब हैं 1928 हो गई थी, उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं था। तब तक होता क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पुण्य स्वराज। और इसके साथ साथ इन्होंने बोल दिया कि पूर्ण स्वराज ही हमारा अल्टीमेट गोल है, जो कि हम अंग्रेजों से लेकर ही रहेंगे। 26 जनवरी 1930 was adopted as the first Independence Day and tricolor flag was unfurled on the banks of river Ravi in London। लंदन बोल रहा हूँ, लाहौर। कहने का मतलब क्या है कि जो 26 जनवरी है 1930 में इस दिन बनाया गया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। जो हमारा 3 रंग का तिरंगा है उसे फहरा भी दिया गया रावी नदी के किनारे लाहौर में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यही वो तारीख है, यही वो दिन है जिसको हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो अभी आने वाला है। तो ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है आपको पता होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे बेसिकली जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इसी चीज़ के लिए, इनके मेमोरी में इस चीज़ को, इस डेट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं और इस चीज़ को इतना खास बनाते हैं। अब आते हैं दांडी मार्च पे, जो कि 1930 में हुई थी। क्या कह रही है दांडी मार्च, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये जो दांडी मार्च है इसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी स्टार्टेड मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन 12 मार्च 1930 विद 78 फॉलोवर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी कितने फॉलोवर के साथ दांडी मार्च में गए थे। देन यू विल से हियर कि 78 फॉलोवर के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी से चलते हैं, साबरमती आश्रम से चलते हैं दांडी के लिए, जहां पर वो सॉल्ट के रूल को ब्रेक करते हैं और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड एट दांडी ऑन द 5 अप्रैल 1930। तो गांधी जी क्या करते हैं, 5 अप्रैल 1930 को जो नमक के ऊपर कानून बना था, सॉल्ट के ऊपर लॉ था, उसको ब्रेक करते हैं 5 अप्रैल 1930 को, और ये स्टार्ट करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को। सॉल्ट सत्याग्रह कब खत्म हुआ या स्टार्ट हुआ? 5 अप्रैल 1930 को। कितने लोगों के साथ गए थे गांधी जी? 78 फॉलोवर के साथ गए थे। साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। इस मार्च को, दांडी मार्च को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 1930 में होती है, और ये हेल्ड होती है इन लंदन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट, बट फेल्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल में क्या नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती, और ये फेल हो जाती है। अब अंग्रेजों को पता लगता है कि जो गांधी जी की इंपॉर्टेंस है ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया की राजनीति में बहुत ज़्यादा है, तो हमें उन्हें शामिल करना ही पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 1931 में होती है, हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वाइस वैली ऑफ द लॉर्ड विलिंगटन। जो आपके वाइस राय होते हैं लॉर्ड विलिंगटन, उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को होल्ड किया या हेल्ड किया। गांधी जी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पूछा जाता है वो कौन सा टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा है जिसके अंदर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो दैट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर गांधी जी क्या करते हैं,
पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि गांधी जी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्या होती है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, जिसके अंदर 1932 में हम देखते हैं। और थर्ड कॉन्फ्रेंस फेल्ड इन अचीविंग इट्स टारगेट बिकॉज ऑफ ऑल नेशनल लीडर वर्ल्ड जिन, जो भी हमारे नेशनल लीडर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे जेल में थे, तो यहाँ पर भी ये फेल हो जाती है टॉप। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी थी, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं ये क्या होते हैं, ये कैसे पर्सन होते हैं जो कि ये तीनों मीटिंग अटेंड करते हैं। अब देखो, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, जिस पैक्ट के थ्रू गांधी जी ने हामी भरी थी कि हाँ वो जाएंगे और राउंड टेबल मीटिंग करेंगे। तो इट वॉज साइंड बिटवीन द लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इन द पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें गांधी जी ने कहा था ठीक है, हम अपना जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट है वो खत्म करते हैं और आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं। फिर क्या होता है, पूना पैक्ट 1932 में आता है। पूना पैक्ट क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इट वॉज साइंड बिटवीन द गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, जो आपके गांधी जी थे और B.R. अम्बेडकर थे, इनके बीच में पैक्ट साइन होता है। इन दिस ज्वाइंट इलेक्टोरेट was accepted but seat reserved for the depressed classes in provincial legislature were increased। कहने का मतलब ये है कि जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था डिप्रेस क्लासेस को, उनके जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे ना उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर यहाँ पर उनके लिए जो सीट की रिजर्वेशन है ना वो बढ़ा दी गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए और गांधी जी हो गए, इनके बीच में ये जो पैक्ट है वो साइन हुआ था। एंड इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पूना पैक्ट की डेट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ना भूलें। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। ये क्या कहती है भाई, देखो ये कहती है आपसे, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक्ट प्रोवाइडेड ऑफ फेडरल कोर्ट एंड फेडरल बैंक। तो यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहाँ से फेडरल कोर्ट और फेडरल बैंक जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी गई। और RBI जिसे आप बोलते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी स्थापना इसी एक्ट के थ्रू करी गई थी। कब करी गई थी, तो 1 अप्रैल, याद रखेंगे आप, 1935 को जो RBI है उसकी स्थापना क्या होती है यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। देखो, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रसिंग बैंक भी कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दिस मिशन वॉज सेंट टू गेट इंडियन कॉपरेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। इट वॉज हेडेड बाई स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। बट गांधी जी उन सभी को पता था कि यार हम तो डोमिनियन स्टेटस के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। 1929 में ही ये डोमिनियन स्टेटस हमने कैंसिल करके हमने स्वराज की मांग जो है वो यहाँ पर करी थी। तो स्वराज अगर हमें नहीं दे रहे हो, इसका मतलब हम आपसे डोमिनियन स्टेटस भी नहीं लेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये तो बस पोस्ट डेटेड चेक है एक क्रसिंग बैंक का, और इस चीज़ को आप ऐसे याद रखते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट इस क्रिप्स मिशन के बाद हमने स्टार्ट करा था। क्यों करा था, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द क्विट इंडियन रेजोल्यूशन एट द ग्वालियर टैंक बॉम्बे। इन दिस मोमेंट गांधी जी गैव द स्लोगन डू और डाई। तो ये जो स्लोगन्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्लोगन्स मैं आपको करा दूंगा, जो बुक्स है इनकी वो करा दूंगा, निक नेम जो इनके हैं वो भी मैं करा दूंगा। तो वो हमारे स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा, जहाँ पर एक साथ हम 5-6 टॉपिक एक वीडियो में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, और वो वीडियो सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, क्योंकि वो स्टैटिक टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको हर एग्जाम में और हर जगह काम देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पास किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट ने इसको पास किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया। ग्वालियर टैंक जो है वहां पर ये रेजोल्यूशन बॉम्बे में आया था। गांधी जी ने स्लोगन दिया करो या मरो। पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टैब्लिश कर ली गई, कहां पर, बलिया उत्तर प्रदेश में, और इसको लेड किया गया बाय द चिंटू पांडे। तो चिंटू पांडे ने क्या किया भैया कि बलिया उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली और क्या करा कि अंग्रेजों को वहां से हटा दिया। फिर जो आपका तमलुक बंगाल है वहां पर लीड कर रहे थे सतीश सामंता।
एंड इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो वाई बी चावन के द्वारा जो है वो बना ली गई, और तच्चर ओडिशा में ये शादियाँ होती रही। तो मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने क्या किया, गांधी जी के बोलने के बाद अपनी सरकार बनानी स्टार्ट कर दी। द स्लोगन क्विट इंडिया, अब ये जो स्लोगन है ना क्विट इंडिया, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा क्विट इंडिया जो है ये स्लोगन दिया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार हम भूल जाते हैं कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हम बोलते हैं, इसमें जो क्विट वर्ड है ना क्विट इंडिया, ये किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। अब देखो इंडियन नेशनल आर्मी की हम बात कर लेते हैं, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे करके जाएगा। देखो इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाई जनरल मोहन सिंह, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन PYQ है कि जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी है ये किसके द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी, तो इट वॉज स्टैब्लिश बाई जनरल मोहन सिंह इन 1942। अब होता क्या है कि इन 43 रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ INA टू सुभाष चंद्र बोस। कहने का मतलब ये होता है कि INA को तो फाउंड किया था मोहन सिंह जी ने 1942 में, 1943 में रास बिहारी बोस जी ने इसकी जो सारी की सारी लीडरशिप है वो ट्रांसफर कर दी थी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस सेट अप द इंडियन लीग एट बर्लिन अराउंड 1941, यानी कि जो हमारी इंडियन लीग है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप करा था इंडियन लीग, कहाँ पर, बर्लिन के अंदर। तो यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ कि जो इंडियन लीग है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन ये पूछे जाए तो कहीं आप इसमें एक तरीके से होता है ना कि आप डिफरेंसेस में ना फंस जाओ। जैसे इंडियन लीग है तो ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एंड जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी है ये हमारे जनरल मोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी तो ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, ये क्या कहता है मेरे भाई, ये आपसे कहता है कि मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन प्लान वर्ड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रेप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है कि जो आपकी कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आपकी प्लान है ना, इसके अंदर कितने पर्सन थे। इसके अंदर आपके 3 पर्सन होते हैं। एक हमारे होते हैं लॉर्ड पैट्रिक, ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक जो है, सॉरी इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में, यहीं पर मैं बता देता हूँ। देखो लॉर्ड पैट्रिक जो हैं ये आपके एक मेंबर होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स आपके एक मेंबर होते हैं, और एबी अलेक्जेंडर आपके एक मेंबर होते हैं। ये 3 लोग क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर आते हैं, और इट प्रोवाइड दैट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर असेंबली। यानी कि ये इलेक्शन के माध्यम से क्या करेंगे, मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनाने वाली सभा है ये बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 के अंदर पैट्रिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर से लेकर के आते हैं। दिस वॉज फॉलोड बाई डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन डे आता है जो कि 16 अगस्त को आता है, और इस दिन बोला जाता है लड़के लेंगे पाकिस्तान। एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट करी जाती है, तो ये स्टार्ट करी गई होती है आपके मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा कि मुस्लिम जो लीग है वो इसको स्टार्ट करती है। एंड इसमें कहा जाता है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है, और बहुत सारा खून खराबा होता है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है कि एटली अनाउंसमेंट एंड माउंटबेटन प्लान, मतलब एटली अनाउंस करते हैं, माउंटबेटन प्लान आता है, क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रिटिश PM एटली जो है ना, क्लेमेंट एटली, अनाउंस दैट द ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय 13 जून 1948, मतलब 30 जून 1948 के पहले एटलीस्ट ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत को छोड़ दें। द माउंटबेटन प्लान वाज अराउंड ऑन 3 जून 1947 विच डिसाइडेड दैट इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में डिवाइड करेंगे। 3 जून को बोला गया कि एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। इट एबॉलिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड एस्टैब्लिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन याद रखेंगे बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो भारत के फ्री इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेटेड ऑल प्रिंसली स्टेट बाय 15 अगस्त 1947 एक्सेप्ट कश्मीर, जौनागढ़ एंड हैदराबाद। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब डिफेंस की क्लास, तब देख लेंगे कि हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था हमने,
कश्मीर के लिए क्या किया और जूनागढ़ के लिए क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो नाम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को 15 अगस्त 1947 से पहले ऐड कर लिया, जोड़ लिया। द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड लिबरेशन ऑफ गोवा, यहाँ पर आप देखोगे कि द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज इनटू यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो के थ्रू हमने किसको जोड़ा, हैदराबाद को जोड़ा, नवंबर 1949 में। आर्म्ड एक्शन कैरीड आउट बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस इनकॉर्पोरेटेड गोवा इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब गोवा को यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाने के लिए हमने आर्म एक्शन जो है वो लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से वायसराय और कौन कौन से गवर्नर जनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम्स वगैरह भी होंगे तो वो भी हम देख लेंगे। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग को अगर आप देखो, वॉरेन हेस्टिंग जिनका टाइम पीरियड कब है, 72 से 85 के बीच में है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है हमारे, तो यही है हमारे वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है भैया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, और इन्हें हम फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो नाम हैं, एक तो ये परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अंदर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहे जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो भैया इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए थे, और हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड मिंटो वन की बात करें, इन्होंने ट्रीटी साइन किया था विद अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह के साथ। फिर आती हैं लॉर्ड हास्टिंग के, ये को फेमस है भैया, लॉर्ड हास्टिंग जो है ये फेमस है फॉर द रैयत वारी सिस्टम। तो लॉर्ड हास्टिंग जो है ये आपके रैयत वारी सिस्टम के साथ फेमस है, जिनको सजेशन दिया गया था किसके द्वारा, थॉमस मुंटो के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको आप याद रखेंगे, इन्होंने सती प्रथा पर बैन जो है वो भी लगाया था। लॉर्ड हार्डिंगे की मैं बात करूं, इन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ लाहौर विद सिख, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर ये प्रेजेंट थे। लॉर्ड था इनका नाम लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा भैया, इन्होंने पास किया था वीडो रीमैरिज एक्ट, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू कैप्चर एंड अवध वाज आल्सो एनेक्स्ड बाय देम। फर्स्ट रेलवे लाइन, पोस्टल सिस्टम, ये सब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखो लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो लास्ट गवर्नर जनरल ये भारत के रहे थे और फर्स्ट वायसराय भी रहे थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। अब देखो लॉर्ड लिटन की मैं बात करूं तो इनके द्वारा पास किया गया था वर्नाकुलर एक्ट, और 1878 में इन्होंने क्या किया था, मिनिमम एज जो है वो रिड्यूस कर दी थी सिविल सर्विस की, जो आज 21 साल है उस टाइम पर उन्होंने घटा के 18 साल कर दी थी। कौन, लॉर्ड लिटन। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन को हम बोलते हैं कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया के अंदर आती है उसके ये फादर है। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन, इन्हें कहा जाता है कि इनके समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि इनके समय पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। लॉर्ड हार्डिंगे जो हैं इनके समय पर दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में, और यहाँ पर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको ख़त्म भी कर दिया गया था। लॉर्ड इरविन की अगर मैं बात करूँ तो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के समय पर लगती है, और गांधी जी दांडी मार्च करके सॉल्ट ब्रेक जो तोड़ते हैं, सॉल्ट लॉ को, जो वो किसके समय पर होता है, इरविन के टाइम पर ही होता है। लेलिंगथो जो हमारे होते हैं इनके समय पर कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड बेवेल जो हैं इनके समय पर शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 1945 में, और कैबिनेट मिशन प्लान पे भारत में आता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बनते हैं, अपॉइंटेड टू बाउंड्री कमीशन अंडर द सर क्रिल रेडक्लिफ, और रेडक्लिफ लाइन जो है वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो अगर इंडिया में इधर बना देता हूँ, चलो पाकिस्तान ही इधर रहने दो, पाकिस्तान हमारा इधर रहने देते हैं। तो ये हो गया पाकिस्तान, और इसके बीच में जो हमारी ये बाउंड्री है और इधर है इंडिया। इस बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ बाउंड्री। और ये रेड क्लिफ बाउंड्री किसकी ने बनाई थी, तो इन्हीं ने बनाई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है। बाकी अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपका बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी क्लियर हो गया है। अब हमारी बाकी है पॉलिटी, जिसको हम 1 गो के अंदर पढ़ने वाले हैं। टोटल 80 पेजेस हैं, बट आई विल ट्राई कि जो आपकी इंडियन पॉलिटी है उसको हम अच्छे से पढ़ें। एंड इंडियन पॉलिटी के बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे कुछ स्टैटिक टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन कवर करा दिया है। बट अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक टॉपिक जहाँ से आपके भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, उसके बाद आपकी ये जो जीके है
वो ख़त्म हो जाएगी और आप बस रीजनिंग पे ही फोकस करना और अपने मैथ के प्रैक्टिस पे फोकस करना। यहाँ से आपकी चीज़ें मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आगे बहुत सारी चीज़ों को उनमें से डायरेक्टली पूछे जाएंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एंड वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।